नमस्कार छात्र मित्रों, सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय सातारा परिसर औरंगाबाद। यहाँ से मैं श्रीमती टाले एपी आपके सामने कक्षा 5वीं का 10वां पाठ गणाधन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारे आज के पाठ का नाम है गणाधन। छात्रों, आज हम इस पाठ के माध्यम से अलग अलग प्रकार के घटक का अभ्यास करेंगे, जैसे पाठ का उद्देश्य, पाठ का परिचय, विरोधी शब्द तथा वाक्य प्रयोग। छात्रों, यह पाठ एक कथा के रूप में हमें यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कहानी के माध्यम से लेखक हमें यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो संदेश क्या है, हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है, तो हम यह कहानी देखेंगे। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। तो देखिए छात्रों, यह कहानी हमें रामदीन नामक एक किसान की बताई गई है, जो सुंदरपुर में रहता है और उसे 4 बेटे होते हैं। खुद तो वो बहुत परिश्रमी होता है, परंतु उसके बेटे बड़े ही आलसी होते हैं, जिसके कारण रामदीन हमेशा परेशान और चिंतित रहता था। अपने बेटों का मेरे बाद, हमारे पति पत्नी के बाद उनका क्या होगा, इसके बारे में सोचते सोचते वो परेशान रह जाता। तभी उसकी पत्नी उसे एक सुझाव बताती है। वो सुझाव क्या है, देखिए। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो चुके हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। इस प्रकार से रामदीन अपने बच्चों का जो आलस होता है उससे परेशान होता है और उसे सुधारने के लिए एक तरकीब ढूंढता है। वो अपने चारों बेटों को बुलाकर कहता है कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, हम तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं, तो तुम क्या करो, जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे, तुम्हें ज़रूरत पड़े तो हमने खेत में हमें गड़ा धन रख दिया है, तो तुम उन्हें जैसे ही तुम्हें ज़रूरत पड़े उस धन को निकाल कर अपनी ज़रूरतें पूरी करो। इस प्रकार से बेटे भी खुश हो जाते हैं कि कम से कम कुछ दिनों तक पिताजी हमें रोक टोक तो नहीं करेंगे, और रामदीन उसके पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चला जाता है। देखिए, यहाँ पर रामदीन अपने बेटों से कुछ बातचीत करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही रामदीन तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं, अब चारों बेटे खुश हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि कुछ दिन तो कम से कम पिताजी की हमें रोक टोक नहीं सहनी पड़ेगी, और फिर वो आनंद से रहने लगते हैं। अब उनके पास का जो धन होता है और घर का जो धान्य होता है समाप्त होने लगता है। अब चारों भाइयों को चिंता होती है। उन्हें अपने पिताजी की कही हुई बात याद आती है कि उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकालने को कहा था। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रात खेत को खोदने रहे, पर कहीं पर भी गड़ा हुआ धन उन्हें नहीं मिला। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही वो अपने पिताजी का
गड़ाया हुआ धन खोजने के लिए खेत में निकल पड़ते हैं। वहाँ पर वो खेत खोदते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, परेशान हो जाते हैं। वही उनके मित्र हरिनाथ आ जाते हैं और उन्हें परेशानी का कारण पूछते हैं। जैसे ही वो परेशानी उनकी समझ जाते हैं, उन बेटों को वो समझाते हुए कहते हैं कि अब तुमने खेत तो खोद ही लिया है, क्यों ना तुम इन्हें यहाँ पर बीज बो दो और अच्छी सी फसल उगा लो। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से घर का धान्य तथा पूरा धन खत्म हो गया है और चारों बेटे अपने लिए कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो हरिनाथ की सलाह सुनते हैं तो वो उन्हीं के अनुसार करते हैं। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए चले जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। अब देखिए, जैसे ही हरिनाथ काका उन्हें सलाह देते हैं कि खेत में अब तुम बीज बो दो, अच्छी सी फसल आएगी, उनके कहे अनुसार चारों बेटे बीज बो देते हैं, वहाँ पर फसल उगा देते हैं, मेहनत करते हैं और उनके बाद उनकी फसल भी बहुत अच्छी आ जाती है। जैसे ही वो बाज़ार में फसल को बेचने के लिए निकल ही पड़ते हैं, तभी उसके माता पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो माता पिताजी उन्हें कहते हैं कि अब तो तुम्हें समझ में आया होगा कि गड़े धन का राज मैंने तुम्हें क्या बताया था। तो चारों बेटों को वहाँ पर समझ में आता है कि एक जगह बैठकर किसी भी प्रकार का काम न करते हुए हमें कुछ भी नहीं मिलता। अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें हमेशा श्रम और मेहनत करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से चारों बेटे धन की तलाश में खेत को खोद रहे हैं और उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इस पाठ में के विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे हम। आलसी विरुद्ध उद्योगी, खुशी विरोधी दुखी, आरंभ विरुद्ध अंत, बेचना विरुद्ध खरीदना, अच्छे विरोधी बुरी, उपयोग विरुद्ध दुरुपयोग, भविष्य विरुद्ध अतीत, सुबह विरुद्ध शाम, उदास विरुद्ध प्रसन्न, संभव विरुद्ध असंभव और दूर विरुद्ध पास। हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है शब्दों को लेकर। परिश्रमी, मेरे चाचा जी बहुत परिश्रमी है। दूसरा शब्द खुशी, नई साइकिल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। निराश, जीवन में कभी निराश नहीं होना। धन, धन का उपयोग अच्छे कामों में करो। धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और तीर्थ यात्रा, बड़े बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा जाना बहुत पसंद है। इस प्रकार से छात्रों, आज हमने यहाँ पर मेहनत का महत्व समझा। हमारे अगले तासिका में हम मित्रता यह पाठ देखेंगे। थैंक यू।